Good afternoon, everyone. This is 10th of November. We are at isomerism lecture 22, I guess. Yes, से 22nd lecture है हम लोगों का और NB13 बैच है यहाँ पर. हम लोगों ने लास्ट टर्न पे साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स देखे थे, तो जो साइक्लोहेक्सेन में पढ़ाया गया था लास्ट टर्न पे उसको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं. लेट अस रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म ऑफ कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लोहेक्सेन के कुछ कन्फर्मर्स मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे. तो ये कुछ 5 कन्फर्मर्स बनाए मैंने. इसको बोलते हैं बोर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं हाफ चेयर, चेयर, फिर से हाफ चेयर और फिर से चेयर. तो ऐसे कुछ 5 कन्फर्मर्स देखने को मिलते हैं हमें. जो ए वाला कन्फर्मर है और ई वाला कन्फर्मर, नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी डी. ए और ई वाले जो कन्फर्मर है वो कार्बन स्केलेटन वाइज एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं. एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है वो. ग्रुप्स जो लगाएंगे तो ग्रुप्स लगाने के बाद में वो मिरर इमेज जैसा बिहेवियर नहीं शो करेंगे. सिर्फ कार्बन स्केलेटन मिरर इमेज जैसा है. इस मिरर इमेज कंसेप्ट को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के मिरर इमेज से रिलेट ना करे. प्लीज डू नॉट रिलेट द मिरर इमेज कंसेप्ट ओवर हियर टू द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला मिरर इमेज का कंसेप्ट. यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो जैसे मिरर इमेज जैसा बन गया, एक्चुअली मिरर इमेज नहीं है वो. यहाँ पे जो एटम्स रहेंगे, सपोज यहाँ पे 2 एटम्स है, पी और क्यू, तो यहाँ पे वो पी और क्यू इधर नीचे आ जाएंगे. ठीक है, और वो एक्सियल बन जाएगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बन जाएगा एक्सियल. ये वाली चीज अपन ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था. फिर लास्ट टर्न पे एक कंसेप्ट भी लिखवा के दिया था, पता नहीं वो लिखवा पाए कि या नहीं लिखवा पाए. बल्कि ग्रुप जो है, बल्कि ग्रुप वो ज्यादा स्टेबल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे एज कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन के कंपैरिजन में बल्कि ग्रुप इज मोर स्टेबल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन. ये कंसेप्ट लास्ट टाइम पे बताया था. इस चीज को प्लीज लिख ले. इसमें कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ ले. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस कंसेप्ट. बल्कि ग्रुप इज मोर स्टेबल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एज कम्पेयर टू द एक्सियल पोजीशन. इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट. आगे बढ़े तो अपन डिस्कस करते हैं ये वाला जो कंसेप्ट है उस पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन अभी. तो जैसे मान लो मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन पे जैसे अपन ने 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाया है. चलेगा, 1 पे मिथाइल ग्रुप, तो ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आईयूपैक नेम है इस चीज का. अब इसके 2 कन्फर्मर बना सकते हैं अपन. कैसे 2 कन्फर्मर बनेंगे? एक जिसमें CH3 रहेगा एक्सियल पे, और उसका अगर अपन इक्विलिब्रियम वाला एरो लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल अपन उसका दूसरा वाला कन्फर्मर बनाने की कोशिश करते, तो यहाँ पे CH3 कैसा हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा CH3. क्योंकि यहाँ पे अपने को वो एक्सियल दिखाना है और यहाँ पे अपने को वो टेढ़ा दिखाना है, तो यहाँ पे अपन उस चीज को इक्वेटोरियल दिखाएंगे. इक्वेटोरियल एंड एक्सियल ऐसे 2 कन्फर्मर बन गए इस चीज के. तो बहुत सारे कन्फर्मर बनेंगे, जैसे बोट वाला फॉर्म भी बनेगा, फिर हाफ चेयर भी बनेगा. फिर बोट और हाफ चेयर के बीच में भी तो जब जब मूवमेंट होती रहेगी, एक एक डिग्री पे भी डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर्स बनते हैं. लेकिन वो जो एक एक कन्फर्मर बनता है उसके बारे में अपन बात नहीं करते. जैसा हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी देखा था. न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी ब्यूटेन और इथेन के टाइम पे हम लोगों ने सीखा था. क्या सीखा था हम लोगों ने? कि एक एक डिग्री पे भी कन्फर्मर्स बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वही अपने को स्टडी करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 कन्फर्मर अपने को दिख रहे हैं, कन्फर्मर ए एंड कन्फर्मर बी, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कन्फर्मर बी इज मोर स्टेबल देन कन्फर्मर ए. क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन. बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल इन बी कंपाउंड. जो बी कन्फर्मर है उस बी कन्फर्मर में बल्कि ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, इसलिए बी वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल है. ये किसका ऑर्डर लिखा मैंने? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है मैंने. प्लीज इसको लिख लो, रीजन के साथ लिख लो. आगे अपन डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को. प्लीज राइट डाउन दिस अलोंग विद द रीजन. लिख लिया सबने? कोई डाउट हो तो हाथ उठा के पूछ ले प्लीज.
Please ask if you have any difficulties or doubts. No doubts, very good. Can I delete this? इसको delete करते हैं अभी. ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे अपन. मान लो अपने कंपाउंड बना रहे हैं, 1 पे इथाइल लगा, जैसे 1 पे लगाएंगे इथाइल और 4 पे लगाएंगे मिथाइल, ऐसा भी कंपाउंड बना सकते हैं, है ना. तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 2 नहीं 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. अब इसके अपन अगर कन्फर्मर बनाए तो देखो कैसे कन्फर्म, अभी कंपाउंड में तो कुछ बताया नहीं है ना कि कौन सा इक्वेटोरियल रखना है, कौन सा एक्सियल रखना है. कंपाउंड में तो सिर्फ उन्होंने नाम बता दिया 1 इथाइल 4 मिथाइल. तो अपने पास ध्यान दो कि यहाँ पे हम 4 कंडीशंस बना सकते हैं. जैसे 4 टाइप के डिफरेंट कन्फर्मर बनेंगे इसके. अगर इथाइल और मिथाइल दोनों इक्वेटोरियल पे हुए तो इथाइल और मिथाइल इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल और दोनों एक्सियल पे हुए तो ऐसे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मर्स बन सकते हैं इस केस में. मतलब इथाइल वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पे रखने के बाद मिथाइल इक्वेटोरियल पे रह सकता है या एक्सियल पे रह सकता है. फिर इथाइल वाला ग्रुप एक्सियल पे रखने के बाद मिथाइल वाला ग्रुप फिर से इक्वेटोरियल पे रह सकता है या एक्सियल पे रह सकता है. तो ऐसे डिफरेंट 4 कंपाउंड्स बनेंगे, 4 डिफरेंट कन्फर्मर्स बनेंगे. ये चारों कन्फर्मर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होंगे, नहीं होंगे या होंगे ये अपन बाद में देखेंगे, वो जाने दो. अभी कन्वर्टिबल है कि नहीं वो नहीं मालूम अपने को, लेकिन ये 4 डिफरेंट कन्फर्मर बनेंगे ये तो समझ में आता है अपन को. 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से 4 चीजें अपन ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर अपन इसमें चारों चीजें ड्रॉ करेंगे तो 4 डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे अपने को PQRS. तो मेरा क्वेश्चन सब लोगों से ये है अभी कि इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ. प्लीज राइट डाउन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स. ये 4 कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी लिखकर बताइए. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आंसर्स के लिए हाथ उठाए प्लीज. PQRS 4 कंपाउंड का स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताना है. जनता सॉल्व तो कर रही है ना. आवाज आवाज आ रही है तो हाथ उठाए. हेलो. हाँ ठीक है, अब हाथ नीचे कर लो, आवाज वाले हाथ नीचे कर लो. अब आंसर देने के लिए हाथ उठाओ प्लीज. सिंपल है यार, हेवी ग्रुप को अपने को इक्वेटोरियल पे रखना है ना. श्रेया आंसर बताएंगे. श्रेया चारों कंपाउंड्स को कंपेयर करके बताएंगे अभी, ठीक है. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर सबसे ज्यादा स्टेबल पी वाला होगा. पी वाला होगा. क्यों होगा सबसे ज्यादा स्टेबल पी वाला? नाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे है. इथाइल इक्वेटोरियल पोज. चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात. आगे बोलो. और दूसरा कौन सा लिखे? क्यू. उस, सर क्यू. उसके बाद क्यू आएगा. क्यू 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 लिखा आपने. क्यू व्हाट इज द रीजन फॉर क्यू? इक्वेटोरियल पर ही है तो. इथाइल इक्वेटोरियल पर ही है. और उसके बाद में RNS. RNS. ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन बनाया था तो मुझे ऑलरेडी आंसर पता था, तो उसी सीक्वेंस में मैंने ऑप्शंस पुट अप किए. थैंक यू श्रेया, करेक्ट आंसर. इसमें थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं. अब देखो पी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है इन चारों में. सॉरी, पी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि पी वाले में दोनों ग्रुप्स जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिख रहे हैं. अब अगर दोनों को अपन इक्वेटोरियल पे नहीं रख सकते, चलो ठीक है भारी वाले को रख लो. इफ गिवन अ चॉइस, आपको बोला गया है दोनों में से एक को ही इक्वेटोरियल पे रख पाएंगे, तो इथाइल वाले को रख लो, ज्यादा भारी वाले को रख लो. फिर सामने वाले ने बोला नहीं अपने को ना मिथाइल को ही इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी उससे कम आ जाएगी. और लास्ट में आ जाएगा एस वाला, जिसमें दोनों एक्सियल पोजीशंस पर प्रेजेंट है. तो दोनों एक्सियल पे प्रेजेंट है तो हो जाएगा
लीस्ट स्टेबल, एंड दोनों इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है तो हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। और इसमें भी क्यू और आर में अपन ने कैसे कंपेयर किया, जो ज्यादा भारी है, जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इक्वेटोरियल पे रहने की, जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इक्वेटोरियल पे रहने की, उसको इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए क्यू वाला ज्यादा स्टेबल लिखा अपन ने आर वाले से। ठीक है ये चीज, कोई डाउट इसमें? डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, हाथ उठा के डिफिकल्टी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़े अपन। आई विल डिलीट दिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। जैसे C2H5 लगाया मैंने, अब इसमें आपको कंपेयर करके बताना है कौन, जैसे मैं अभी पांचों CH3 एक्सियल, तो ये CH3 तो मूव ही नहीं हुआ। फ्लैगपोल इंटरेक्शन वाला अब मूव हो गया, अब टेढ़ा बन गया। तो ABCDE ये चारों कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी बतानी है, ये चारों कन्फर्मर है अपने पास में, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पे कमेंट करें। चार चीजों के स्टेबिलिटी ऑर्डर पे कमेंट करें, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। मयंक आंसर, अनम्यूट आंसर। Yes, sir. A is more stable than B, B is more stable than C, C is more stable than D, and D is more stable than E. गलत हो गया सर थोड़ा सा आंसर, डिस्कस करेंगे अपन अभी, आप आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे और बाद में मैं फिर से बात करूंगा आपसे। ओके मयंक? Okay, sir. ओके सर। हर्षद अनम्यूट। सर ई सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। बहुत बढ़िया, ई जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और क्योंकि फिर ई उसके वाले बाद में, हाँ रुक जाओ रुक जाओ, ई सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ई Yes, वाले पे sir. जो बल्कि ग्रुप लगाया है वो बल्कि ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद बताइए हर्षद। डी, सर डी आएगा। उसके बाद डी आएगा, चलो ठीक है, फिर क्यों डी, डी क्यों लिखा आपने? सर क्योंकि डी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही है डी भी इक्वेटोरियल पे, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात। उसके बाद क्या बोलेंगे आप? और डी हा, उसके बाद ए उसके बाद ए लिखा है आपने, फिर क्योंकि ए के चेयर बाद फॉर्म, क्योंकि चेयर फॉर्म है, ठीक है आगे? बी बी फॉर बॉम्बे, और और लास्ट में बी सी, है ना? सी। ठीक है यस सर। ठीक है, डिस्कस करते हैं हर्षद। तो हर्षद आपका भी आंसर थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये इतने रीजन में थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। देखो कैसा रहता है कि एक चीज मैंने बताई थी, जो चेयर वाला है वो चेयर वाला हाफ चेयर वाले से हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो कंसेप्ट यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है कि ए और ई का जो ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबल होगा बी और डी वाले ग्रुप से, और फिर वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा सी वाले से। अब ये ए और ई में आपस में इक्वेटोरियल एक्सियल कर लो, और बी और डी में आपस में इक्वेटोरियल एक्सियल कर लो, तो ई वाला एक्सियल भी है और फुल चेयर भी है। उसके बाद में ए वाला भले ही एक्सियल है लेकिन फुल चेयर है ना, तो स्केलेटन की तो स्टेबिलिटी के बारे में अपन पहले देखेंगे ना, कार्बन चेन की स्केलेटन की स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद में ग्रुप्स की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो कार्बन चेन की स्केलेटन की स्टेबिलिटी ये बताता है कि चेयर फॉर्म फुल वाला चेयर ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ई के बाद ए आएगा। हाँ, अब उसके बाद में जो दोनों हाफ चेयर है, उन हाफ चेयर में अपन इक्वेटोरियल एक्सियल से कंपेयर कर लेते हैं। तो ई ए डी और फिर बी और लास्ट में सी। लास्ट में सी क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि सी वाले में बोट फॉर्म है। अब सी वाला जो होता है उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल अच्छे से डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है ना, वहीं पे तो वो चीज, वहीं पे वो ग्रुप घूम के जा रहा है,
तो सी में हम ये नहीं बोलते कि एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल होगा, सी में अपन सिर्फ दोनों ग्रुप्स ऐसे ऊपर ही रहते हैं। तो बेसिकली इन बोथ फॉर्म एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आर नॉट डिफाइंड, होता है डिफाइंड लेकिन अपन डिफाइन नहीं करते। चेयर फॉर्म में अच्छे से डिफाइन होते हैं, हाफ चेयर में भी अच्छे से डिफाइन होते हैं, और हाफ चेयर वालों की स्टेबिलिटी फुल चेयर वालों से कम है। तो इसका आंसर EADBC आएगा। हर्षद अनम्यूट करेंगे। हर्षद आर यू देयर, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Yes, sir. समझ गया सर? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। मयंक अनम्यूट। यस सर। आप क्या लॉजिक लगा रहे थे? आपने सारे इक्वेटोरियल्स को सारे एक्सियल से ज्यादा स्टेबल कर दिया, तो वैसा नहीं चलेगा। नो सर, मेरा ध्यान ही नहीं था कि सर इधर हैवियर ग्रुप है। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? आपने नॉर्मल वाला साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी कंपेयर किया, राइट? यस सर। उसमें भी शायद गलत हो गया, उसमें आपने ED, उसमें भी आपने ABCD बताया ना, तो ए हाँ और सर। ई ज्यादा स्टेबल रहेंगे। आप जो सोच रहे थे सिर्फ साइक्लोहेक्सेन, सब लोग ध्यान देंगे, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन में ए और ई इक्वल स्टेबिलिटी, बी और डी इक्वल स्टेबिलिटी, और सी सबसे कम। तो ए कॉमा ई मतलब ए इज इक्वल टू ई ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू डी ग्रेटर देन सी। मयंक कमेंट करो। सर इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता ना सर, एक्सियल और इक्वेटोरियल? नहीं, अगर साइक्लोहेक्सेन है तो सिर्फ साइक्लोहेक्सेन में सारे एक्सियल पे भी हाइड्रोजन और सारे इक्वेटोरियल पे भी हाइड्रोजन, पूरे के पूरे 12 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आता है जब हेवी ग्रुप आ जाता है। जैसे एक जगह पे मिथाइल आ गया, तो 1 नंबर पोजीशन पे मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों ग्रुप्स है, तो मिथाइल और हाइड्रोजन बैठ के डिसाइड करते हैं किसको इक्वेटोरियल पे रखना है, किसको एक्सियल पे रखना है। तो मिथाइल ग्रुप बोलता मैं भारी हूँ, मैं इक्वेटोरियल पे जाऊंगा। हाइड्रोजन बोलता ठीक है। समझ में आया? ओके सर। ओके सर। डाउट है क्या? आदित्य शायद डाउट पूछेंगे। सर एक बार रिपीट कर सकते क्या सर? या अब तक सर डिस्कनेक्ट ही हो रहा था सर। अरे यार, डिस्कनेक्ट मत हुआ करो यार। ठीक है, आदित्य शॉर्ट में बता देते हैं, इसमें सिर्फ ये सर बताए। रेंज नहीं है। हाँ हाँ, तो बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख लिया करो। सुन लो, अभी कंसेप्ट देख लो क्या है। कंसेप्ट ये है कि इक्वेटोरियल वाले ज्यादा स्टेबल रहते हैं एक्सियल वालों से, लेकिन कब? खुद के काउंटर पार्ट्स में। हाफ चेयर को कंपेयर कर लो, फुल चेयर को कंपेयर कर लो, बात अलग है। तो ए कॉमा ई फुल चेयर है, जो ए कॉमा ई फुल चेयर है वो तो ज्यादा स्टेबल रहेगा ही, बी कॉमा डी जो हाफ चेयर है उसके कंपैरिजन में। और बी कॉमा डी जो हाफ चेयर है वो तो स्टेबल रहेगा ही सी वाले बोर्ड के कंपैरिजन में। और सी वाला बोर्ड वाला जो फॉर्मेट है वहां पे इंटरचेंज इज हैपनिंग। इंटरचेंज इज हैपनिंग का मतलब एक्सियल से इक्वेटोरियल जो चेंज हो रहा है वो बोट वाले फॉर्म में हो रहा है। तो बोट वाले फॉर्म में अपन डिफाइन नहीं करते कि एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल होगा। तो ई सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ई में फुल चेयर भी है और इक्वेटोरियल भी है। ई के बाद में ए आया क्योंकि ए में फुल चेयर है, फिर डी आया क्योंकि हाफ चेयर है विथ इक्वेटोरियल, डी के बाद बी आया हाफ चेयर विथ एक्सियल, और सबसे लास्ट में सी आया। कौन थे ये? अनिकेत थे क्या? अनिकेत है क्या कोई क्लास में? नहीं, अनिकेत नहीं है। कौन थे भैया? किसका डाउट था ये? किसका नेटवर्क चला गया था? आदित्य, सॉरी। हाँ आदित्य बताइए, चमका क्या हो गया क्या? यस सर। ओके सर, थैंक यू। हर्षद डाउट है क्या? आपका हाथ ऊपर है, Yes, sir. बोलिए सर। सर मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर कंसीडर किया तो फिर उसके शेप्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेंगी पोजीशन के कंपेयर किया तो। वेरी गुड, परफेक्ट। शेप को ज्यादा प्रायोरिटी देना एज कम्पेयर टू पोजीशन, क्योंकि शेप जो रहता है वो पूरे कार्बन स्केलेटन का रहता है। पूरे कंपाउंड का शेप होता है, पूरे कंपाउंड का शेप होता है चेयर या हाफ चेयर। एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या है? एक्सियल और इक्वेटोरियल तो ग्रुप्स है ना। समझ में आया हर्षद? Yes, sir. Sir, ठीक, and one more thing. बोलिए सर। Sir, this is only possible in cyclohexane, no? बस परफेक्ट एकदम। ये जो भी That's अपन कन्फर्मर के बारे में बात करेंगे, चेयर, हाफ चेयर, बोर्ड, ये सिर्फ साइक्लोहेक्सेन में। इसके ऊपर भी नहीं, इसके नीचे भी नहीं। इसके नीचे जो आता है वो एनवलप आता है, सिर्फ अपने को नाम याद रखना है कि एनवलप जैसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर दिखता है। ऑल दीज कन्फर्मर्स आर पॉसिबल ओनली फॉर साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइक्लोहेक्सेन के साथ में उसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। अलग अलग ग्रुप पे अपन OH लगाएंगे, मिथाइल इथाइल लगाएंगे, कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, वो सारी चीजें रहेंगी इसमें। ओके, yes, sir. ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़े अपन अभी।
तो हाँ, तो जैसे स्केलेटन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पोजीशनिंग। इसका रीजन और है, ये सोचो हम सब पहले इंडियंस है और फिर बाद में हम अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो पहले जय हिंद बोलने का, फिर जय महाराष्ट्र बोलने का, ठीक है। इसको डिलीट करें फिर। एक और क्वेश्चन डाल रहे हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन देखना सब लोग। अब अगर एक ही पोजीशन पे इथाइल और मिथाइल दोनों हेवी ग्रुप्स है, हो सकता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक जगह उसने इथाइल ग्रुप रखा, एक जगह उसने मिथाइल ग्रुप रखा, तो इसके जो दो कन्फर्मर बनेंगे, तो एक कन्फर्मर में अपन क्या, जैसे कन्फर्मर तो 5 बनेंगे लेकिन अपन 2 फुल चेयर वाले ही कंसिडर करते हैं। तो एक्सियल पे मैंने लिखा CH3 और इक्वेटोरियल पे मैंने लिखा इथाइल ग्रुप। फिर दूसरा इसका कन्फर्मर कैसा बनेगा, अब इसके एक्सियल पे आ जाएगा इथाइल ग्रुप और टेढ़े वाले इक्वेटोरियल पे आ जाएगा CH3 ग्रुप। तो कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नहीं बोलेंगे, कन्फर्मर बोलो, एक ही कंपाउंड है ना वो, कन्फर्मर है वो। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करें। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। बोलिए हर्षद। Sir, हेलो। 2 will be more stable than करेक्ट first. करेक्ट, 2 विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, वेरी इजी। इसका रीजन है कि जो ज्यादा भारी ग्रुप है उस जो, इसका रीजन आवाज नहीं आ रही, हाँ आ रही है। इसका रीजन है कि जो ज्यादा भारी ग्रुप है उसको अपन एक्सियल पे रखे, इक्वेटोरियल पे रखे, और कम भारी ग्रुप को इक्वेटोरियल पे रखे, एक्सियल पे रखे। हेवी ग्रुप इक्वेटोरियल, लाइटर ग्रुप रिलेटिवली, है ना, मतलब वैसे तो मिथाइल भी हेवी है लेकिन अब एक्सियल इथाइल के सामने थोड़ी हेवी है वो, इथाइल के सामने तो मिथाइल छोटा ग्रुप है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दोनों ग्रुप्स है वो एक ही कार्बन एटम पे है, तो दोनों को तो एक साथ इक्वेटोरियल पे रहने का मौका नहीं मिलेगा ना। लेकिन पिछले वाले केस में अपन ने देखा अलग अलग पोजीशन पे रहते तो दोनों को इक्वेटोरियल पे एक साथ अपन रख सकते। इन दिस कंपाउंड इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट बोथ द ग्रुप्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन टुगेदर, क्योंकि बोथ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। हर्षद अनम्यूट। सर तो फिर सेकंड कंपाउंड में जो इथाइल है वो एक्सियल पोजीशन पे है ना। हाँ तो गलत हो गया शायद बनाने में, तो 1 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फिर। यस सर, हाँ 1 1 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 1 में हेवी ग्रुप इक्वेटोरियल पे, 2 में लाइटर ग्रुप इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो 1 इज मोर स्टेबल, हेवी वाला इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल। थैंक यू हर्षद। ठीक है भाई, और कोई डाउट इसमें? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेम ही कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप्स लगाए हुए हैं, तो बिकॉज बोथ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, therefore we have to choose, we have to decide the heavier one amongst them। तो उन दोनों में जो ज्यादा हेवी है उसको सिलेक्ट करें और उसको अपन इक्वेटोरियल पे रखे तो ज्यादा स्टेबल वाला कन्फर्मर बन जाएगा। कंपाउंड नहीं, कंपाउंड एक ही है, कन्फर्मर बनेगा। कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर, जो कन्फर्मर्स है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मेरा नहीं, एक और आर्टिकल है, चेयर का न्यूमैन बनाना। हाँ ये मस्त है, मुझे लगा कि हो गया यहाँ पे, लेकिन बाकी है अभी। देखो अपन एक चेयर कन्फर्मर बनाएंगे, ठीक है। और ये जो चेयर कन्फर्मर है इसका अपन को अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो या आर्टिकल लिख लो, कन्वर्टिंग चेयर कन्फर्मर टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। एंड उसके नीचे अपन बोट कन्फर्मर भी बनाएंगे और बोट फॉर्म का भी अपन न्यूमैन बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये ट्राई करेंगे अपन भी, ठीक है। तो इसमें आपको देखना कैसे, यहाँ से देखना है, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 1 डैश, जान दो डिफिकल्ट हो जाएगा ना वो डैश वगैरह के साथ। इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, इसको ले लो A और B,
यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही 1 2 3 4 A एंड B। प्लीज ट्राई। ये दो कंपाउंड्स है, दो कन्फर्मर्स है, इसका आपको न्यूमैन बनाना है। तो ये 1 वाले को लिखो डॉट, 2 वाले को बनाओ सर्कल जैसा, उसके बाजू में 3 वाले को लिखो डॉट और 4 वाले को बनाओ सर्कल जैसा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता इसको ट्राई करे। एक बार ट्राई करो, मैं आंसर बताऊंगा अभी। आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। इसका जब न्यूमैन बनेगा तो उसमें 2 गोले बनाने, जैसे 2 गोले और सामने 2 चक्के बना के गाड़ी बनानी पड़ेगी। और वो 2 गोलों को देखो कैसे अटैच कर सकते हैं, सोचो उस पर थोड़ा। सिंपल नहीं होगा इसका न्यूमैन। चलिए डिस्कस करें कितनों का। हेलो हेलो, हाँ आंसर आ गया क्या? जनता बोर हो रही है क्या? जनता जा रही है छोड़ छोड़ के। हर्षद आंसर बताएंगे? हर्षद, आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा गोला लगाया, डॉट लगाया, फिर कैसे कैसे ग्रुप्स लगाए, ये आपको डिस्क्राइब करना है। अनम्यूट। सर मैंने तो एक ही चक्के में मतलब वो दोनों एक ही चक्के में दोनों 6 चीज। ग्रुप्स ऐड कर दिए मतलब। अच्छा ठीक है, तो एक चक्के में आपके कितने, जैसे एक सर्कल में कितने छोटे 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 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? इसका मतलब मैंने 2 वाई बनाए। 2 वाई बनाए। यस सर। 2 वाई बनाए, अच्छा एक ही चक्के में 2 जगह वाई बना लिए। हाँ तो यस सर। आप जो बना रहे हो उसमें देखो कैसा है कि एक चक्के में 3 ही बॉन्ड लग सकते हैं, क्योंकि जो चक्का है वो डॉट को जुड़े हुआ है, जो चक्का है वो एक कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है, तो दैट सर्कल should have only 4 bonds, so 1 y and that circle is also attached to the dot। समझ में आया आपको? यस यस। ठीक है, गुड, बट एटलीस्ट यू ट्राइड, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो अभी मैं बनाकर बताता हूँ। इसमें कैसा रहेगा, 2 सर्कल रहेंगे, तो ये जो है सर्कल, ये 2 नंबर का सर्कल है, उसके बाजू में एक 4 नंबर का सर्कल बनाऊंगा मैं, ठीक है। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 4। अब 2 नंबर पे क्या हो रहा है, 2 नंबर पे जो है वो बी ग्रुप लगाया है, जो बी ग्रुप है वो 4 के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये कुछ ऐसे अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा और ये वाला बी ग्रुप बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन वगैरह तो लगा देना, हाइड्रोजन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फिर अब 2 के सामने एक 1 रहेगा, 4 के सामने 3 रहेगा, तो 2 के सामने 1, इधर 4 के सामने 3। अब देखो वो जो 1 और 3 है, वो 1 और 3 भी ए को जोड़ रहा है ऐसे, इस पे भी हाइड्रोजन लगा दिए। और ये y का इधर की डंडी है, ये जो है ये y की राइट साइड वाली कॉलम है ना, तो ये ऐसा y, फिर इसका भी y, h h h h, और जो डॉट है वो डॉट का भी ऐसा y बनाना पड़ेगा, तो ऊपर एक h जाएगा, इधर एक h जाएगा, फिर इसका इधर एक h जाएगा और इसका एक इधर h जाएगा। तो देखो ऐसे ऐसे लग रहा है ना कि चेयर जो है वो चेयर किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, चेयर करस्पॉन्ड कर रहा है स्टैगर्ड को। चेयर इज करस्पॉन्डिंग टू स्टैगर्ड कन्फर्मर।
चेयर जो है वो स्टैगर्ड को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए चेयर वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बोट। अब अपन देखेंगे बोट वाले का कैसे बनेगा, तो आप लोग ट्राई करेंगे क्या? बोट वाले के लिए भी ऐसा बना के देखो। देखो जैसे ए और बी दिख रहा है ना, यहाँ पे ए और बी अलग अलग दूर चले गए, स्टैगर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी बोल रहा हूं मैं। तो वैसे इसमें ए जो है वो बी को छुपा देगा, तो वैसा बना के देखो आप, बन सकता है क्या? एक्लिप्स वाले जैसा बनेगा। चेयर वाले का स्टैगर्ड बना न्यूमैन में, तो बोट वाले का एक्लिप्स बनेगा न्यूमैन में। बोट वाले का क्या बनेगा? एक्लिप्स बनेगा न्यूमैन में। ट्राई करो। चले भाई, आंसर आ गया? आंसर बताएगी जनता? नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो मैं ड्रॉ करके बताऊं। तो सर्कल बनाएंगे, फिर सर्कल बनाएंगे। ये है 1 नंबर, नहीं तो ये देखो, अभी ये 1 जो है वो 1 सामने का है, 2 पीछे का है ना, तो सर्कल 2 ही है, ये भी सर्कल 4 है। और यहाँ पे 2 के सामने 1 वाला डॉट, 4 के सामने 3 वाला डॉट। अब देखो 1 और 3 इसने मिलके ए बनाया, और 2 और 4 ने मिलके बी बनाया। तो ये जो दिख रहा है ना, ये ए और ये बी, उसके छोटे छोटे हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, फिर अगर ये ऐसा चला गया तो फिर ये 1 वाले का हाइड्रोजन नीचे और ये 2 वाले का हाइड्रोजन पीछे। 1 वाले का लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ऊपर, 2 वाले का हाइड्रोजन पीछे से ऊपर। ऐसे ही 3 वाले का हाइड्रोजन, और वो वाई बनाना है ना अपने को, तो ये ऐसे वाई जाएगा। 3 वाले का हाइड्रोजन नीचे का, और जैसे इधर साइड अपन ले लेंगे 4 वाले का हाइड्रोजन नीचे की तरफ। तो ये दिख रहा है जो बोट है, वो बोट किसको करस्पॉन्ड करता है? बोट करस्पॉन्ड करता है एक्लिप्स को। तो इसलिए बोट वाला लेस स्टेबल। याद है लास्ट टाइम पे बताया था कि चेयर वाला, लास्ट टाइम पे बताया था कि एक्लिप्स वाला लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड होता है। एक्लिप्स इज लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फर्मर। सो सिमिलरली बोट इज लेस स्टेबल देन चेयर कन्फर्मर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। हाफ चेयर का बनाने की अपने को जरूरत नहीं है। सो ये दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर समझ में आता है बहुत बढ़िया, नहीं भी समझ में आता है तो लर्न कर सकते हैं। चेयर करस्पॉन्ड्स टू स्टैगर्ड एंड बोट करस्पॉन्ड्स टू एक्लिप्स। चेयर जो है वो स्टैगर्ड को करस्पॉन्ड करेगा और बोट जो है वो एक्लिप्स को करस्पॉन्ड करेगा। ये चीज अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वीरती मेहता डाउट पूछिए। सर एक और बार सेकंड वाला कैसे बना एक्सप्लेन करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। डिलीट हो जाएगा क्या? वीरती म्यूट कर लो, घर पे खाना बन रहा है आपके। ठीक है, सेकंड वाला कंपाउंड देखेंगे अभी। तो सेकंड वाले में अपन रीड्रॉ कर रहे हैं। 1 नंबर वाला सामने का है, 2 नंबर वाला पीछे का है। तो ये 2 नंबर वाला सर्कल, ये 1 नंबर वाला डॉट बड़ा बनाएंगे। वन नंबर वाला डॉट एंड 2 नंबर वाला सर्कल, और राइट साइड में 4 नंबर वाला सर्कल और 3 नंबर वाला डॉट। अब 1 और 3 ने मिलके ए को बॉन्ड किया है,
तो ये हो गया ए, और 2 और 4 ने मिलके बी बनाया है ना, बी के साथ बॉन्ड है। अब दिख रहा है कि ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड इसके सामने आ रहा है ना, तो थोड़ा ये एक्लिप्स जैसा है। एक बॉन्ड स्टैगर्ड बना, जैसे ये देखो, ये एक बॉन्ड स्टैगर्ड बन गया तो सारे बॉन्ड स्टैगर्ड बनते हैं। एक बॉन्ड एक्लिप्स हो गया तो सबको एक्लिप्स होना पड़ेगा। तो मैं पहले पीछे का वाई बना देता हूं और उसके ऊपर इसका वाई बना देता हूं। तो पीछे वाली लाइन पीछे साइड में, हाँ ठीक है। तो अब सही लग रहा है थोड़ा। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पीछे वाले का सीधा वाला वाई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सामने वाले का सीधा वाला वाई। ठीक है, वैसे ही 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे भी ऐसे हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। और फिर 3 के पीछे जो 4 नंबर वाला है, 4 नंबर वाले के भी ऐसे ग्रुप्स अपन लगा सकते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और ए और बी पे भी ऐसे 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन लगा देना। क्लियर है ये? वीरती मेहता कमेंट करेंगे। यस सर। ओके गुड, चलिए आगे। हो गया तो सफिशिएंट है इतना। अपना आइसोमरिज्म जितना मुझे पढ़ाना था क्लास में उतना हो गया है, पढ़ा दिया मैंने। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे लाइफ में जो मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा, दोज विल नॉट बी टेकन अप इन द क्लास। जैसे जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया है, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर चैप्टर पे। नोमेनक्लेचर के कर लिए होंगे अपन ने, और भी वर्कशीट्स वगैरह बन रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। आइसोमरिज्म की भी असाइनमेंट बन रही है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अभी हम लोगों को डीपीपी डिस्कस करना है। तो डीपीपी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिले होंगे जो क्लास में पढ़ाए, सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने, ऐसे क्वेश्चन दे दिए। तो कुछ कुछ कंसेप्ट्स मैं क्लास के साथ, सॉरी कुछ कुछ कंसेप्ट में डिस्कशन के साथ भी पढ़ाऊंगा। तो प्लीज ऐसा मत समझे कि अपना आइसोमरिज्म हो गया है इन अ वे, बट जैसे जैसे नए नए क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उसके साथ हम लोग नए नए कंसेप्ट्स डिस्कस करते जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू दोज क्वेश्चंस। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कंसेप्ट पढ़ा दिया तो उतना मजा नहीं आता है सामने वाले को, स्टूडेंट को उतना अच्छे से क्लिक नहीं होता है जितना अच्छे से तब क्लिक होता है कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सामने हो। तो अगर क्वेश्चन मिलता है और फिर उसमें डिफिकल्टी आती है तो हमारी और ज्यादा इच्छा होती है ये सीखने की कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो अभी हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे। तो डीपीपी नंबर 6 हम लोगों को डिस्कस करना है अभी। पहले तो ये हाथ उठा के बता दो कि पीडीएफ दिख रहा है क्या, डीपीपी नंबर 6। ये पीडीएफ शेयर किया है मैंने, हाथ उठा के प्लीज बता दो। एक ही स्टूडेंट को दिख रहा है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड कर दिया करो यार क्लास में। थैंक यू सो मच, हाथ नीचे कर सकते हैं। अब पूरा डीपीपी तो डिस्कस नहीं होगा, वर्कशीट पूरा डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। इसमें जो जो क्वेश्चन में डाउट है आप हाथ उठा के पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने नहीं पढ़ा है, राइट। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, सब लोग ध्यान देंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड द नंबर ऑफ रिंग्स। किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स है या किसी कंपाउंड में कितने रिंग्स है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैसा है कि अगर अपन कोई अल्केन लिखे, ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे अल्केन लिख रहा हूँ, तो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, जनरल रिप्रेजेंटेशन CnH2n+2 लिखते हैं। अल्किन का कितना लिखते हैं, CnH2n लिखते हैं। तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है ना। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस मतलब एक मॉलिक्यूल का डिफरेंस। तो एक मॉलिक्यूल करस्पॉन्ड करता है एक डीओयू को। तो एक पाई बॉन्ड मतलब एक डीओयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एक पाई बॉन्ड का मतलब एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फिर साइक्लो अल्केन देख लो, साइक्लो अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n रहता है। तो उसमें भी 2 का डिफरेंस आ गया ना अल्केन से। अल्केन मतलब सैचुरेटेड, अल्केन मतलब सैचुरेटेड। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिफाइन होता है अल्किन के लिए, अल्काइन के लिए और रिंग वालों के लिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिफाइंड फॉर अल्केन, अल्किन अल्काइन एंड रिंग कंपाउंड्स। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये कितने रिंग्स दिख रहे हैं इसमें, ये एक रिंग दिख रहा है, ये दूसरा रिंग दिख रहा है, ये राइट साइड में इसके हाथ का एक पाई बॉन्ड, इधर का एक पाई बॉन्ड, हाँ ये 1 लिखना है मेरे को।
ये एक पाई बॉन्ड और ये नीचे इसका जो पैर है उसके 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो काउंट कर लेते हैं 2 और 1 3 4 5 6 7 8, तो 8 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो मैंने अभी बताया ना, कुछ कंसेप्ट्स मैं क्लास में एक्सप्लेन नहीं करूंगा और वो क्वेश्चंस के साथ लूंगा, तो ये क्वेश्चन के साथ मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई बॉन्ड काउंट करते हैं और रिंग्स काउंट करते हैं, हो जाएगा ये। इसमें किसी को कोई डाउट? हर्षद पूछ लो, नहीं है कोई डाउट, बोलिए। नहीं सर, इसमें डाउट था लेकिन अभी क्लियर हो गया। हाँ ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसको लिखने के लिए 1 मिनट दिया जाता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड द नंबर ऑफ रिंग्स, कितने पाई बॉन्ड है कितनी रिंग है कंपाउंड में, उससे अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करते हैं, उससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। और इसके सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन तो नहीं, शायद आंसर की आप लोगों के साथ शेयर की गई है, तो आप अपना आंसर्स चेक कर सकते हैं। और अगर मैं जो आंसर्स बता रहा हूँ उसमें भी कोई मतभेद आता है तो प्लीज बताया करो। डिलीट करें, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द चेन आइसोमर। हाँ, चेन आइसोमर क्या पढ़ाया था, वर्ड रूट में डिफरेंस आना चाहिए, है ना। तो ए वाला कंपाउंड देख लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखो ए वाले में भी 4 कार्बन एटम की चेन, बी वाले में भी 4 कार्बन एटम की चेन, तो इसमें वर्ड रूट का तो डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, तो पहला ए आंसर नहीं होगा। ऐसे चारों ऑप्शन अपने को चेक करने हैं। इसमें हो सकता है, इसमें भी साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, इसमें कितने पेरेंट कार्बन चेन में कितने कंपाउंड, ये तो सेम ही दिख रहा है, सेम ही है, ये तो आइडेंटिकल हो गया ये तो। हेलो, तो ये तो आइडेंटिकल हो गया, तो बचा कौन, बी वाला ऑप्शन। क्यों सर बी वाला ऑप्शन क्यों, ये है साइक्लोहेक्सेन, तो वर्ड रूट आया हेक्स। और ये है साइक्लोपेंटेन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, वर्ड रूट आया पेंट। तो सेकंड वाले का मेरा आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, ओके थैंक यू। इजी है यार, ये तो आ गया होगा, है ना। थर्ड करें क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 विल शो टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। अच्छा, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विल नॉट शो। C4H8 है अपने पास में, तो चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है क्या, तो पहले C4H8 बना लेते हैं। ये बन गया C4H10 और एक पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा अपने को इसमें, है ना, क्योंकि C4H8 है। तो चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है क्या, यार कोई एक सेकंड होल्ड करो प्लीज, होल्ड 1 सेकंड। थैंक यू फॉर वेटिंग। हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो C4H8 की बात कर रहे थे अपन, तो ये C4H8 का ये मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसमें चेन आइसोमरिज्म हो सकता है क्या, देखो हो गया, दिख रहा है चेन आइसोमर मस्त एकदम। इसका वर्ड रूट क्या है, ब्यूटीन, ब्यूट है। इसका वर्ड रूट क्या है, प्रोपीन है ना। तो चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है, तो ये शो कर रहा है। पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है क्या, पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, तो पोजीशन भी शो कर रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है, सिस ट्रांस अपन ने स्टडी किया है। तो बचा कौन, मेटामरिज्म। याद करो मेटामरिज्म के लिए पढ़ाया भी था, पॉलीफंक्शनल ग्रुप चाहिए, अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं तो मेटामरिज्म शो करता है। मेटामरिज्म होता पोजीशन जैसा ही है, लेकिन मेटामरिज्म में अलग कंसेप्ट आता है, ROR, ईथर जो है वो मेटामरिज्म शो करते हैं। तो आई होप कि थर्ड वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है इसमें। तो ये एक डीपी पे मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, सारे नहीं सॉल्व करूंगा ऐसे, बट ये ट्रायल के लिए अपन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। करे डिलीट इसको। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है, मेटामरिज्म शो नहीं करेगा। फोर्थ, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू कीटोन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। हाँ,
वो चाहता है कि पोजीशन आइसोमरिज्म शो करके बताए। अब अगर अपन 3 कार्बन आइटम से शुरू करते हैं, फिर इसका पोजीशन आइसोमरिज्म कैसे शो करेंगे अपन? वो ग्रुप को अपन चेंज कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट करने पे तो वो कीटोन नहीं रहेगा, वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोर हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। तो 3 आंसर नहीं है, तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। अब बना के देख सकते हैं। एक्चुअली नहीं, 4 भी नहीं आएगा, 5th आंसर आएगा। सोचो, 4 वाले में इधर से दूसरा मतलब उधर से भी दूसरा ही होगा ना, इधर से दूसरा और तीसरा नहीं लेंगे, दूसरा और दूसरा ही लेंगे। 5 कार्बन आइटम्स रहेंगे तो दूसरा तीसरा दूसरा हो जाएगा। 5 कार्बन आइटम्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, शांतनु जावड़े अनम्यूट। सर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की जगह अगर समझो क्लोरीन एटम लगाया है, तो फिर फर्स्ट इस पे और सेकंड इस पे क्लोरीन होगा, या फिर दूसरे इस पे क्लोरीन होगा, तो फिर उसमें 3 कार्बन में इसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म आ गया ना। हाँ यार, बराबर है, सही बोल रहे हैं आप। तो कीटोन भी है और पोजीशन भी हो जाएगा, तो उसका आंसर 4th का ये आंसर आना चाहिए, है ना? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लो, ए ऑप्शन। अगर आंसर की में करेक्शन है तो आंसर की में करेक्शन भी कर लो बिंदास एकदम। और उसके नीचे जो भी शांतनु ने बोला वो लिखना। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा वेगनेस है, क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया है। क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि पोजीशन ऑफ कीटोन ही बताओ तो 5 आंसर लिखना पड़ता। अगर उस क्वेश्चन में सामने वाला बोलता कि पोजीशन ऑफ कीटोन के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन आइसोमरिज्म शो करके बताओ, तो फिर 5 आंसर करेक्ट होता। अभी इसका आंसर 3rd लिखना। वेरी गुड शांतनु। शांतनु अनम्यूट करेंगे एक बार और। यस सर। तो यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन में मेंशन किया गया होता कि पोजीशन आइसोमरिज्म विथ रिस्पेक्ट टू कीटोन, तो करेक्ट आ जाता ना? हाँ सर, तो फिर सी तो फिर वाला। 5th आंसर आता, करेक्ट हो गया। वेरी गुड। बोलिए हर्षद। सर समझा नहीं ये पॉइंट। ये पॉइंट नहीं समझा? हर्षद आप मुझे ये बताओ कि आपको 5 आंसर ये समझा गया? सर हाँ सर, हाँ, 5 वाला क्योंकि समझ। 5 वाले में क्या क्या बनेगा आप अपने मन में बताओ, स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन बन गया। यस सर। अगर मैं 4 वाला सोचूं तो मैं ब्यूटेन 2 ऑन बनाऊंगा और ब्यूटेन 3 ऑन बनाऊंगा, करेक्ट है? लेकिन यस सर, ब्यूटेन 3 ऑन जो रहेगा वो तो एक्चुअली ब्यूटेन 2 ऑन ही हो जाएगा, क्योंकि उधर से नंबरिंग कर लेंगे अपन। सही बात है, तो 2 ही आएगा। तो हाँ 2 ही सर। आएगा। तो 4 वाला नहीं चलेगा, तो 5 वाला मिनिमम आ जाएगा, करेक्ट है? यस सर। लेकिन शांतनु ने अभी बताया कि अगर उसमें क्लोरीन एटम्स अपन लगा दे तो फिर 3 वाले के साथ में जो कीटोन बना, जैसे ये वाला कंपाउंड देख लो, ये 3 वाले के साथ वाला कीटोन है ना, तो इसमें यहाँ पे क्लोरीन लगा लो और यहाँ पे क्लोरीन लगा लो, और दूसरा इसका आइसोमर बना दो जिसमें क्लोरीन दोनों 1 1 नंबर पे क्लोरीन लगाया है, करेक्ट है? यस सर। यस तो सर। इसलिए 3 आंसर आएगा। इसके आंसर की में करेक्शन कर लो, और उसके नीचे एक पॉइंट ये लिख लेना कि पोजीशन ऑफ अदर एटम कैन आल्सो बी चेंज्ड। अपन इस कंपाउंड में अदर एटम लगा सकते हैं। हाँ, सामने वाला ये बोलता कि इट इज अ, सामने वाला अगर ये बताता कि उसमें सिर्फ कीटोन ही, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही हेटेरो एटम है, तो फिर नहीं चलता, क्योंकि उसने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन इज द ओनली हेटेरो एटम। तो अपन क्लोरीन फ्लोरीन इमेजिन करके मिनिमम वाला वैल्यू 5 से और मिनिमम करके 3 कर सकते हैं। हर्षद समझा? यस सर समझा। ओके गुड, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। ये 4th हो गया, 5th वाला देखते हैं। तो 5th वाले में क्या बोल रहा है वो? हैव फंक्शनल आइसोमरिज्म रिलेशनशिप विद। तो ये वाला किसके साथ फंक्शनल आइसोमर शो करता है? बाय द वे यहाँ स्टार लिखा, मतलब इसका एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। हाँ, तो इसमें इसके साथ शो कर सकता है क्या? इसके साथ करेगा वो शो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है ना, 2 ऑक्सीजन आइटम मैच कर रहा है। इसके साथ करेगा क्या? 2 OH ग्रुप के साथ में शायद कर जाए। ईस्टर भी चलेगा अपने को। 1 2 3 4 5 5 कार्बन आइटम है इसमें। तो इसमें कितने? 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, इसमें 5 आइटम्स है। COOH का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? COH का स्ट्रक्चर रहता है C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप। तो इसमें एक डबल बॉन्ड है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से सोचो ना, यहाँ 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है,
तो इस कंपाउंड में भी यहाँ पे एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया, यहाँ उसने अलग से बना दिया, तो उसने अलग से बना दिया तो ए बी सी तीनों आ जाएंगे, और वो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग का भी फॉर्मेट ले सकता है, तो मुझे लग रहा है डी भी आंसर आएगा इसका। तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन्स। फाइव कार्बन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स और बचे हुए हाइड्रोजन एटम्स लगा देना, और वो कितने हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है ABCD चारों आंसर्स करेक्ट होंगे। ओप अनम्यूट करेंगे। सर मुझे डी ऑप्शन क्यों है वो नहीं समझा सर। डी ऑप्शन क्यों है वो नहीं समझा, क्या करना हो ऐसे टाइम पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेना। डी वाले ऑप्शन में कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं? डी वाले ऑप्शन में 5 कार्बन एटम। वेरी गुड। कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं? 2 2। हाइड्रोजन एटम काउंट करो कितने दिख रहे हैं? 2 2 4 1 5 1 देखो इधर के 2, इधर के 2, 2 इधर के 2, 6 7 8 9 10 10 आ गए क्या? यस सर। हाँ, अभी इसमें देखो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन वाला कंपाउंड है उसमें काउंट करते हैं अपन, ठीक है? 3 3 6 10 है सर। 7 है, 10 है, बैठ गया, मैच कर गया। हाँ, अब इसको ना आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से सोचो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है ओम? कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अपन ऐड कर सकते हैं, तो मतलब पाई बॉन्ड के लिए एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेते हैं, बराबर? यस सर। तो इधर C डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड आ गया। यस सर। तो बी वाले में वो पाई बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, ए वाले में वो पाई बॉन्ड अल्डिहाइड में दिख रहा है, सी वाले में उसने अलग से बना दिया, और डी वाले में पाई बॉन्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रिंग का मतलब भी एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, बराबर? यस सर। हेक्सेन होता है C6H14, लेकिन साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12। ओ म्यूट करते हैं आपको। साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12, हेक्सेन होता है C6H14। तो वो 2 हाइड्रोजन एटम कहाँ गए? वो रिंग बनाने में गए। तो रिंग बनाने की वजह से रिंग का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 यूनिट कंसीडर करना। ठीक है, तो ये 5th अच्छा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन इसके हैं। अच्छा, अपन आंसर भी चेक कर सकते हैं ना, मेरे पास भी सॉल्यूशन है, आंसर की है DPP6, 5th का ABCD। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। वो तो कंसेप्ट तो बता दिया, पाई बॉन्ड है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एडेड फॉर कंप्लीट सैचुरेशन। पूरा सैचुरेट करने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने पड़ते हैं? तो एक पाई बॉन्ड के लिए एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है, और एक रिंग के लिए भी एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है। ठीक है, हो गया 5th। आगे बढ़े, इसको लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? मेटामर्स, तो ये है क्या मालूम नहीं, देखते हैं बाद में, अभी नहीं मालूम। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन बहुत ही मस्त एकदम। बी वाले ऑप्शन में जो पहला वाला दिख रहा है ये फिनॉल है, और बी वाले ऑप्शन में जो दूसरा वाला दिख रहा है ये अल्कोहल है। देयर इज अ डिफरेंस। ये पॉइंट लिख लो प्लीज, प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट। OH group attached to aromatic ring is phenol and OH group attached to alkyl group is alcohol। फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस है, इसको लिख लो। और ये लिखाया गया है बी वाले पॉइंट के लिए, तो बी वाला करेक्ट आंसर है। ऐसा अब सी वाला देखते हैं, सी वाला चेन आइसोमर है क्या?
तो सी वाले में फिनॉल है ना, ये तो फिनॉल में, एक मिनट, इसको नीचे ले सकते हैं क्या? हाँ, सी वाला भी चेन आइसोमर है। देखो जो ब्रांचिंग की चेन है उसका लेंथ वेरी कर गया, एक जगह मिथाइल मिथाइल है और एक जगह इथाइल है, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, चेन आइसोमर होगा, तो ये भी करेक्ट है। और ए वाला मेटामर है क्योंकि उसमें भी ग्रुप्स के अराउंड चेंजिंग हो रहा है। ए वाले में दोनों कंपाउंड्स क्या है, ए वाले में दोनों कंपाउंड्स ईथर है, तो ईथर होने की वजह से वो मेटामरिज्म शो कर सकता है। ओके, डी ऑप्शन देखते क्या है। डी ऑप्शन पोजीशन आइसोमर बोल रहे हो, नहीं पोजीशन आइसोमर नहीं है वो, ये क्या हो रहा है ये, हाँ ये शायद, ओके जो मैं लिख रहा हूँ वो ऊपर नहीं जाएगा उसके साथ, गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो 6 क्वेश्चन था, किसी को कोई डाउट, एनी डिफिकल्टी स्टिल 6 क्वेश्चन, सो आई विल डिलीट दिस। 6 का एबीसी समझ में आता है। 7 क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फिल द करेक्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो ए और बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, NH2 है ना, NH 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रहता है, लेकिन 2 डिग्री वाले में मेटामरिज्म शो कर सकते हैं, 3 डिग्री वाले में खुद का मेटामरिज्म शो कर सकते हैं। डिफरेंस है, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला फंक्शनल ग्रुप, लेकिन 2 डिग्री का आपस में मेटामरिज्म हो सकता है, 1 डिग्री वाला मेटामरिज्म शो नहीं कर सकता है। तो ये 7 क्वेश्चन एक बार फिर से अपन ट्राई करना, जिनको लोगों का डाउट है। 8 क्वेश्चन के लिए हिंट बता दिया है मैंने, ठीक है। 7th और 8th डीपीपी अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 दिन हम लोगों का अभी थोड़ा डिस्कशन चलेगा, तो नेक्स्ट क्लास तो शायद अभी दिवाली वैकेशन के बाद आएगा। आप लोग आइसोमरिज्म प्रैक्टिस करते रहे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वर्कशीट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे डीपीपी थोड़ा ऊपर ऊपर ही डिस्कस किया अपन ने, वर्कशीट और अच्छे से डिस्कस की जाएगी और उसके आंसर्स क्लास में ही बता दिए जाएंगे, अपन साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। एंड असाइनमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो असाइनमेंट भी आप लोग सॉल्व करना। हर्षद बोलिए। Sir, I have some doubts from DPP 4 and 5 also. हाँ, तो वो भी अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक Yes, sir. आइसोमरिज्म की डीपीपीस हो जाए, देन वी विल डिस्कस डीपीपीस ऑफ नॉमेनक्लेचर एज वेल। जो भी मटेरियल मैं दूंगा आप लोगों को ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, वो सारा मटेरियल मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। आगे पीछे हो जाएगा बट क्वेश्चंस अपन उसमें से लेंगे क्लास में। शांतनु। सर आप कल वाली और आज वाली रिकॉर्डिंग प्लीज अपलोड कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पक्का, प्रायोरिटी बेसिस पे। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अब शायद हम वैकेशन के बाद ही मिलेंगे, सो बाय बाय, टेक केयर।